हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली जो मैं आज चैप्टर करवाने वाली हूँ वो ट्वेल्थ क्लास के हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर किसान, जमींदार और राज्य करवाने वाली हूँ। ठीक है, इसमें हम किसान, जमींदार और राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि हम चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। लाइक कौन सी शताब्दी से लेकर किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मुगल काल में जो 16वीं से लेकर 17वीं जो शताब्दी थी ना, उसमें भारत के अधिकांश जनसंख्या गांव में ही रहते थे और कृषि पर निर्भर थे। किसान जो खेती करते थे वो जमींदार स्थानीय मतलब वहाँ के रहने वाले स्तर पर जो लोग थे, वो भूमि एवं राजस्व व्यवस्था से जुड़े थे। ठीक है, तथा मुगल राज्य भूमि से कर लेते थे, यानी टैक्स लेते थे। टैक्स लेके वो अपना शासन चलाते थे। ठीक है, मुगल कृषि समाज प्रमुख की जो मतलब जो मुगल कृषि है उस समाज की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। तो कृषि महत्व उस समय में ये था कि मुगल अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही थी। कृषि के आधार पर ही सारी अर्थव्यवस्था चलती थी। ठीक है, अधिकांश लोग खेती करके जीवन यापन करते थे। राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत भूमि कर लगान था। कर लगाना था मतलब लगान जो था, लगान से आपने देखा हो मूवी, टैक्स वैक्स लेते थे तो लाइक वैसा। ठीक है, किसान की बात कर ली जाए तो किसान भूमि पर खेती करते थे। गेहूं, चावल, जौ, बाजरा सॉरी बाजरा, गन्ना, कपास आदि फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, कई किसान नगदी फसलें कपास, नील, गन्ना भी उगाते थे। ठीक है, किसान अपने परिवार एवं पशुओं के साथ जीवन यापन करते थे, गांव में रहते थे। ठीक है, अब गांव की संरचना कैसी थी? गांव की जो संरचना थी वो लाइक विभिन्न वर्ग रहते थे। गांव में अलग अलग वर्ग रहते थे। किसान रहते थे, कारीगर रहते थे, लोहार रहते थे, बढ़ई रहते थे, कुम्हार, नाई, धोबी, ये सारे रहते थे। ठीक है, सभी मिलकर गांव की अर्थव्यवस्था चलाते थे। जमींदार की बात कर ली जाए तो आप लोगों को जैसे पता है कि जमींदार भूमि के स्वामी नहीं बल्कि स्थानीय अधिकार रखने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, किसानों से लगान वसूलने में सहायता करते थे। कुछ जमींदारों के पास अपनी सेना भी होती थी। ठीक है, जमींदारों के पास सेनाएं भी होती थी। समाज में उनका सम्मान और प्रभाव अधिक था उस समय। ठीक है, अब तो जमींदार प्रथा तो हट ही गई है एकदम। मुगल साम्राज्य की बात कर ली जाए तो मुगल शासन की आय प्रमुख रूप से भूमि कर से ही होती थी। वो जो टैक्स लेते थे उसी से ही शासन होता था। राज्य की जिम्मेदारियां क्या थी? कानून व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, कर वसूलना, सिंचाई एवं प्रशासन पर ध्यान देना और सेना का खर्चा उठाना। ठीक है, और सेना का खर्चा कहाँ से उठता था? ये जो आय मतलब कर के रूप में वो लेते थे, टैक्स लेते थे ना, उन सब से। भूमि राजस्व व्यवस्था की बात कर ली जाए तो अकबर की राजस्व नीति क्या थी? कि अकबर के समय भूमि राजस्व व्यवस्था को मतलब व्यवस्थित किया गया था। टोडरमल की व्यवस्था जो थी, जब्त प्रणाली क्या थी? अब राजा टोडरमल जो थे उन्होंने भूमि माप एवं कर निर्धारण की नई व्यवस्था लागू करी। ठीक है, अब विशेषताएं क्या थी उसमें? कि भूमि की माप कराई गई, उपज की अनुमान लगाया गया कि उपज कितना रहेगा, औसत के आधार पर मतलब औसत उपज के आधार पर निर्धारित किया गया। ठीक है, कि क्या कैसे रहेगा, कितनी वो फसल होगी, कितनी क्या रहेगा, वो सारी चीजें। ठीक है, किसान नगद या अनाज दोनों रूप में कर दे सकते थे। या तो आप पैसे दे दो या तो फिर वो दे दो, लाइक सामान दे दो जो आपने उगाया उगाया है। ठीक है, भूमि वर्गीकरण की बात कर ली जाए तो भूमि को चार भागों में बांटा गया था। पौलाज, परोती और चाचर और बंजर। ठीक है, अब ये चार भाग क्या थे? हर वर्ष में खेती होने वाली उपजाऊ भूमि को पौलज कहते थे। ठीक है, परोती किसे कहते थे? एक दो वर्ष खाली छोड़ी जाने वाली भूमि, लाइक फसल किया, एक दो साल छोड़ दिया, फिर फसल किया, फिर एक दो साल छोड़ दिया। ठीक है, चाचर क्या होती थी? कि कई वर्ष तक खाली रहने वाली भूमि जो होती थी उसे चाचर कहते थे। लंबे समय की अनुपजाऊ अनुपजाऊ जो भूमि होती थी, मतलब जो जिसमें भूमि मतलब खेती हो ही नहीं सकती थी, वो सारी खेती को बंजर कहते हैं, जैसे आप लोगों को पता ही है। फसलों के बारे में देख लिया जाए तो खाद्यान्न वाले जो फसलें थे वो गेहूं, चावल, जौ, बाजरा और दालें होती थी। ठीक है, नगदी फसलें कह ली जाए तो कपास, गन्ना, नील, अफीम, तंबाकू, मतलब नगदी फसलें मतलब इनसे पैसे कमाने, व्यापार वाली चीजें, लाइक फसलें जो होती है। ठीक है, सिंचाई के माध्यम क्या थे? कुएं, तालाब, नहरें और रहट जैसे, लाइक झील वील हो गया कोई वैसा। ठीक है,
कृषि तकनीक की बात की जाए तो हल का प्रयोग होता था, बैलों का द्वारा मतलब बैलों के द्वारा जुताई होती थी, कोई ट्रैक्टर वैक्टर नहीं था उस समय, खाद का प्रयोग होता था, फसल चक्र अपनाया जाता था। अब आ जाओ, अब नेक्स्ट पे करते हैं। नेक्स्ट क्या है, दस्तावेजों के प्रमुख स्रोत। जो दस्तावेज थे, ठीक है, उनके स्रोत क्या थे वो देख लेते हैं। मुगल कृषि साम्राज्य की जानकारी निम्न स्रोतों से मिलती है, जैसे आप लोगों को पता है आईने अकबरी, जो अब्बुल फजल में लिखी गई है, एक बुक है, ठीक है। ये दस्तावेज है, बुक है, दस्तावेज है, आप कुछ भी मान लो। इसमें कृषि समाज के बारे में सारी जानकारियां मिलती है, अकबरनामा में मिलती है, फारसी दस्तावेज में मिलते हैं, और राजस्व अभिलेखों में मिलते हैं कि लाइक राज्य कैसे चलता था, टैक्स और सारी बाकी चीजें कैसे चलती थी। यात्रियों के विवरण जो वहां पे उस समय पे आते थे, जो यात्री होते थे, जो दूर दूर से लोग आते थे, लाइक किसी ने राजा को बुलाया हो या फिर किसी को तोहफा देने के लिए जो यात्री आते थे, वो लोग बताते थे कि हमने यहाँ पे ये देखा, ये चीज थी यहाँ पे। लाइक जैसे हम लोग व्लॉग व्लॉग बनाते हैं ना आजकल के टाइम पे, ऐसा कुछ, ठीक है। आईने अकबरी के बारे में बात कर ली जाए तो अब्बुल फजल इनके लेखक थे, ठीक है। इसमें जानकारी जो मिलती है वो कृषि भूमि व्यवस्था, राजस्व, प्रशासन, सेना, जनसंख्या, फसलों के विवरण के बारे में पता चलती है, ठीक है। इस ही बुक में मतलब इसी दस्तावेज में बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है। किसान और राज्य का संबंध देख लेते हैं। किसान और भूमि, मतलब किसान भूमि पर खेती करते थे, ठीक है, जैसे आप लोगों को पता ही है, उनका काम ही है। जमींदार लगान, जो मतलब जो जमींदार होते थे वो लगान वसूलते थे, ठीक है, जिससे वो मतलब पैसे इकट्ठे कर सके, नगद इकट्ठे कर सके, जो कि शासन कर सके, और सेनाओं का मतलब खर्चा पानी निकाल सके, लाइक ऐसा, ठीक है। राज्य भूमि कर प्राप्त करता था, यही कर मूल्य प्रशासन का मुख्य आय हुआ करता था, मतलब इनकम हुआ करती थी। महत्वपूर्ण शब्द के बारे में देख लेते हैं। जो शब्द है रेयत, रेयत है होते हैं किसान, किसान को रेयत बोलते हैं। जमींदार आप लोगों को पता है, स्थानीय भू अधिकरण एवं राजस्व अधिकार, ठीक है। लगान आप लोगों को पता है, भूमि कर होता है, लाइक टैक्स, ठीक है। जब्त, जब्त क्या होता है, भूमि माप के आधार पर कर व्यवस्था, ठीक है। पॉलेज क्या होता है, हर वर्ष खेती योग्य भूमि जो होती है वो, ठीक है। बंजर भूमि जो जिसमें कोई उपजाऊ फसल फसल नहीं हो सकती, वो एकदम बंजर ही है, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मुगल काल की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, ठीक है। अब्बुल फजल ने आईने अकबरी लिखी, ठीक है। राजा टोडरमल ने जब्त प्रणाली लागू की, ठीक है। मुख्य नकदी फसलें जो थी गन्ना, कपास, नील थी, ठीक है। और भूमि के चार प्रकार थे, पॉलेज, परोती, चाचर और बंजर, ठीक है। रहट रहट सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन था, ठीक है। किसान और रेयत, मतलब किसान को ही रेयत कहा जाता था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं बच्चों, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। बाकी देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, मुगल कालीन कृषि समाज की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है कि उस समय कृषि के बारे में क्या क्या चीजें थी, क्या भूमिका थी, क्या व्यवस्था थी, क्या महत्व था, ये सारी चीजें बतानी है। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। मुगल काल में 16वीं से 17वीं शताब्दी में भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती थी, ठीक है, तथा कृषि पर निर्भर थी। मुगल अर्थव्यवस्था जो थी वो कृषि ही रीढ़ की हड्डी लाइक मानी जाती थी। आय, इनकम का सोर्स कृषि ही था, ठीक है। आप लोग थोड़ा बना के लिख सकते हो, ठीक है। अब पॉइंट के हिसाब से देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें थी, ठीक है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, मुगल शासन की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर यानी लगान था। अधिकांश लोग खेती करते थे, ठीक है। किसानों की भूमिका क्या थी कि किसान विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न एवं नगदी फसलें उगाते थे, ठीक है। वह खेती के साथ पशुपालन भी करते थे, ठीक है। ग्राम व्यवस्था की बात की जाए तो गांव आत्मनिर्भर थे, मतलब इंडिपेंडेंट थे, कि किसान लोहार और बढ़ई, कुम्हार, नाई, धोबी आदि मिलकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था चलाते थे, ठीक है। जमींदारों का महत्व क्या था कि जमींदार जो थे वो कर वसूलते थे, प्रशासन तथा गांव की सुरक्षा में सहयोग करते थे। सेनाओं के बारे में मैंने जैसे बताया ना आपको, वो चीज, ठीक है। सिंचाई की व्यवस्था कैसे कैसे थी कि कुएं, तालाब, नहरों और रहट द्वारा सिंचाई की जाती थी। भूमि राजस्व व्यवस्था भी था उस समय। भूमि की माप कर उसके आधार पर निर्धारित किया जाता था कि मतलब भूमि जितनी उसके हिसाब से कर, मतलब टैक्स, ठीक है। निष्कर्ष देख लेते हैं। मुगल कृषि समाज संगठित, कृषि आधारित तथा राज्य की आर्थिक स्थिति का प्रमुख शक्ति माना जाता है, आधार माना जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अकबर की भूमि राजस्व व्यवस्था का वर्णन करना है। ठीक है, जो अकबर था उसकी भूमि की राजस्व व्यवस्था क्या थी वो चीज बतानी है। ठीक है, चलो देख लेते हैं आंसर क्या है कि अकबर ने अपने मंत्री, जो वित्तीय मंत्री होते हैं राजा टोडरमल की सहायता से भूमि राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए। अब क्या क्या सुधार थे ये देख लेते हैं। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। प्रमुख विशेषताओं में देखो, जैसे टोडरमल जो जो थे मंत्री, जो थे राजा टोडरमल, उन्होंने क्या क्या किया था, विशेषताएं क्या क्या थी उस चीज की, मतलब भूमि सुधार की। भूमि की माप कर दिया था कि भूमि का वैज्ञानिक तरीके से सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, जबरदस्त प्रणाली, उपज के आधार पर कर निर्धारित किया गया। लाइक जितना बड़ा खेती उतना बड़ा कर, जितनी छोटी खेती उतनी छोटी टैक्स, लाइक ऐसा। ठीक है, 10 साल व्यवस्था। ठीक है, 10 साल व्यवस्था क्या थी कि पिछले 10 वर्ष की औसत उपज के आधार पर लगान तय किया जाता था। ठीक है, कि लगान कितने परसेंट बढ़ेगा या क्या जो भी रहेगा। ठीक है, नगद एवं अनाज दोनों में कर था। ठीक है, नगदी जो खेती थी और अनाज जो थे उन दोनों में ही कर था, किसान अपनी सुविधा के अनुसार दे सकते थे कर। ठीक है, अभिलेखों का रखरखाव था कि भूमि और किसानों का पूर्ण विवरण दर्ज किया गया है। लाइक उन सारे दस्तावेज में, उन सारे अभिलेखों में आपको किसानी के जो भी विवरण है वो सारे आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, महत्व देख लेते हैं कि राजस्व वसूली नियमित हुई। ठीक है, किसानों को निश्चित कर व्यवस्था मिली, राज्य की आय में वृद्धि हुई। ठीक है, इनकम में वृद्धि हो गई। ठीक है, निष्कर्ष में ये निकला कि अकबर की राजस्व नीति मुगल प्रशासन की सबसे सफल अर्थव्यवस्था यानी लाइक व्यवस्थाओं में से एक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुगल काल में जमींदार की भूमिका का वर्णन करना। जो मुगल काल थे उसमें जमींदारों की क्या भूमिका रही वो चीज देखनी। आंसर देख लेते हैं, मुगल काल में जमींदार स्थानीय समाज के प्रभावशाली व्यक्ति थे। क्यों? क्योंकि उनके ये कार्य क्या थे कि किसानों से लगान वसूलना, टैक्स वसूलना। ठीक है, गांव में कानून व्यवस्था और सारी व्यवस्था बना के रखना। ठीक है, कोई अहिंसा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ठीक है, खेती को प्रोत्साहित करना कि मतलब खेती और अच्छे से हो, वो सारी चीजों को और लोगों को सिखाना और सारी चीजें समझाना, करवाना और अच्छे से बढ़ाना। ठीक है, आवश्यकताएं पड़ने पर सेना उपलब्ध कराना राजाओं को, लाइक। ठीक है, तो उस हिसाब से सेनाओं का भी रख रखाव ये लोग करवाते थे। ठीक है, स्थानीय विवादों का समाधान करवाते थे, राज्य और किसान के बीच मध्यस्थ का कार्य करवाते थे। लाइक राज्य जो है, पूरे राज्य और किसानों के बीच मध्यस्थ, लाइक बिचौलिया जिसे कहते हैं ना, लाइक वैसे ब्रोकर टाइप के जो होते हैं ना, वैसे टाइप के काम करते थे। ठीक है, अधिकार की बात की जाए तो भूमि से आय प्राप्त कराना था। ठीक है, इनकम प्राप्त करना, सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखना, कुछ क्षेत्रों में सैन्य शक्ति बनाए रखना कि हाँ लाइक यहाँ पे अगर हो सकता है कि लड़ाई हो रही है तो वहां पे सैन्य शक्ति बढ़ा देना, लाइक ऐसा कुछ। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि जमींदार मुगल प्रशासन और ग्रामीण समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण एक व्यक्ति थे, एक पद था, लाइक कह सकते हो एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। ठीक है, खाने वाली कड़ी नहीं है, लाइक वैसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आईने अकबरी की ऐतिहासिक महत्व स्पष्ट करना है। जो आईने अकबरी है, जो अभिलेख, जो दस्तावेज है ये, उसकी ऐतिहासिक महत्व बताने की क्यों है ये महत्वपूर्ण। तो चलो देख लेते हैं, आईने अकबरी की रचना अब्बुल फजल ने की, जैसे आप लोगों को पता है। ठीक है, उन्होंने की, अकबर के शासन काल में की। एक और चीज याद कर लो कि अकबर जो थे उनके शासन काल में की। यह अकबरनामा का तीसरा भाग है। मतलब ये जो अकबरनामा है ना उसी का ये तीसरा भाग है, जिसमें प्रमुख जानकारी दी गई है। जो बहुत जानकारियां हैं वो कृषि व्यवस्था को लेकर है, भूमि राजस्व को लेकर है, प्रशासन, सेना, प्रांतों का विवरण, जनसंख्या, फसलें, उपचार, लाइक व्यापार, उद्योग, इन सब के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, और इसमें ऐतिहासिक महत्व क्या हो जाता है कि मुगल प्रशासन की विस्तृत, मतलब विस्तार से एकदम वर्णन मिला हुआ है उसमें, कृषि व्यवस्था को समझाने का प्रमुख प्रमुख स्रोत है। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारियां मिलती हैं कि कैसे लोग रहते थे, क्या आर्थिक व्यवस्था थी, लाइक वैसे। ठीक है, इतिहासकारों के लिए अत्यंत विश्वसनीय स्रोत मानी जाती है कि हाँ भाई ये महत्वपूर्ण है, इसने अच्छे से बताया, लाइक ऐसी चीजें हैं। ठीक है, अब आ जाओ निष्कर्ष पे कि निष्कर्ष ये निकलता है कि आईने अकबरी मुगल इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं आर्थिक आर्थिक स्रोत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल की भूमि राजस्व व्यवस्था
का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। जो मुगल काल थे, ठीक है, जो मुगल काल था ना, उसमें भूमि राजस्व व्यवस्था जो थी वो किसानों पर क्या प्रभाव डाल रही थी, वो चीज बतानी है। तो उत्तर देख लेते हैं। भूमि राजस्व व्यवस्था का किसानों पर के जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े। भूमि का सही मापन हुआ। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव में पहला ये जो पड़ा कि भूमि का सही मापन हुआ, निश्चित कर व्यवस्था बन गई थी, कृषि उत्पादन में वृद्धि हो गई और जो नई फसलों की खेती भी जो थी वो भी बढ़ गई थी। बट नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े वो चीज देख लेते हैं। अब नकारात्मक में जो सबसे पहला पड़ा कि अधिक कर से किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया। ठीक है, एक अलग सी टेंशन आ गई कि ज्यादा टैक्स बढ़ गया। ठीक है, सूखा या अकाल होने पर कठिनाइयां बढ़ जाती थी। अब नॉर्मल सी बात है, अगर खेती अच्छे से होगी नहीं तो कर किस हिसाब से देंगे, उसी हिसाब से जो राजा ने फिक्स कर रखा है। बट यार अपने पास भी तो होना चाहिए खाने पीने के लिए, लाइक ऐसा तो कठिनाइयां बढ़ जाती थी। कर ना देने पर भूमि छीनने का खतरा रहता था कि अगर आप कर नहीं दोगे तो आपकी भूमि ले ली जाएगी, ऐसा। ठीक है, कई किसानों को साहूकार से ऋण लेना पड़ता था। जो साहूकार होते थे ना वो ब्याज पे हो चाहे कैसे भी हो, वो अलग से लोन लेना पड़ता था उन लोगों को फिर। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि राजस्व व्यवस्था से राज्य को लाभ हुआ, लेकिन कई बार किसानों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल काल में किसानों का जीवन कैसा था, वो सारी चीजें बतानी है। ठीक है, तो आंसर है कि मुगल काल में अधिकांश किसान जो थे वो गांव में रहते थे। ठीक है, किसान उनका मुख्य व्यवसाय था, मतलब कृषि करना या पशुपालन करना उनका मतलब मुख्य व्यवसाय था। उसी से ही अपना इनकम मतलब कमाते थे। ठीक है, अब किसानों का जीवन कैसा था। मिट्टी के घर होते थे, आप लोगों को पता है आजकल जो ईट पत्थर टाइल्स वाइल्स जो भी है वो सब नहीं थे, बस मिट्टी के घर होते थे अपना बांस से, लाइक आंगन में, जैसे आपने देखा हो गांव के घर, देखा हो गांव गए हो कभी आप तो देखा हो, तो ऐसे मिट्टी के घर होते थे। परिवार में सभी सदस्य खेती में सहायक करते थे, लाइक बच्चों से लेकर बड़े तक पूरा खेती में ही सारे काम करते रहते थे। बैलों से हल चलाया जाता था। वर्षा पर सिंचाई दोनों पर खेती निर्भर थी, मतलब वर्षा और सिंचाई दोनों पर ही खेती निर्भर थी। धार्मिक एवं सामाजिक उत्सव मनाए जाते थे। किसानों को राज्य को मतलब किसान जो थे ना उनको राज्य को लगान देना पड़ता था। कठिनाइयां क्या थी जीवन में उनके। प्राकृतिक आपदाएं, अगर प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी तो भाई किसानी जो फसल थी वो खराब हो जाती थी। अब उस जो कर था वो कर नहीं दे पाते थे। ठीक है, अधिक टैक्स, लाइक अधिक कर। ठीक है, ऋणग्रस्त मतलब लोन। अब देखो कर अगर बंदा नहीं दे पाएगा बट कर तो देना पड़ेगा ना राज्य को, कहीं हमारी भूमि ना चली जाए, लाइक ऐसे। तो उन लोगों को लोन लेना पड़ता था। अब लोन बढ़ जाते थे, इंटरेस्ट बढ़ जाते थे। लोन का मतलब ही यही होता है कि किसी प्रतिशत पे अगर आप पैसे ले रहे हो तो उस प्रतिशत पे आपको पैसे देने पड़ेंगे, ईएमआई, लाइक। ठीक है, तो अकाल और बाढ़ भी एक समस्या थी कि अकाल और बाढ़ बढ़ जाता था, खेती पे असर पड़ता था और वही जीवन मतलब अर्थव्यवस्था उन लोगों की खराब हो जाती थी। किसानों का जीवन, निष्कर्ष ये निकलता है कि किसानों का जीवन मेहनतपूर्ण था। ठीक है, फिर भी वह मुगल अर्थव्यवस्था की नींव थे। फिर भी वह मुगल अर्थव्यवस्था की नींव थे क्योंकि वो कर देते थे, कैसे भी वो देते थे। अब चाहे उसके लिए उन लोगों को कैसे भी सुसाइड करना हो, जो भी हो लोन लेके करना हो, चाहे वो मर भी जाए क्यों ना, वो तो वैसा आई डोंट नो क्या है, छोड़ो, वो बात की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल काल में कृषि उत्पादन बढ़ाने वाले प्रमुख कारणों का व्याख्या कीजिए। ठीक है, जो मुगल काल थे वो कृषि उत्पादन बढ़ाने वाले प्रमुख जो कारण थे वो बताने। ठीक है, तो कारण देख लेते हैं। मुगल काल में कृषि उत्पादन बढ़ाने के कई कारण थे। अब कारण क्या थे कि उपज भूमि की उपलब्धता थी। ठीक है, जो ऐसी खेतियां थी, वहां पे ऐसी भूमि थी जहाँ पे खेती आराम से हो जाती थी, उपजाऊ वाली भूमि थी। ठीक है, नई भूमि को खेती योग्य बनाना होता था। ठीक है, सिंचाई सुविधाओं का विकास किया था उन लोगों ने, मतलब मुगल काल में हुआ था। नगदी फसलों की खेती हुई थी, लाइक गुटखा उटखा मैंने बताया ना, कपास कपास की खेती होती है। ठीक है, और राज्य द्वारा कृषि को प्रोत्साहन होता था कि हाँ भाई खेती करो, ये राज्य की नींव है, रीढ़ की हड्डी है, लाइक। ठीक है, भूमि मापन एवं नियमित कर व्यवस्था, लाइक भूमि जिस हिसाब से है उस हिसाब से कर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ग्रामीण श्रम शक्ति की उपलब्धता। ठीक है, ये सारी चीजें थी। इन कारणों से कृषि उत्पादन बढ़ा और मुगल साम्राज्य आर्थिक रूप से
सुदृढ़ हुआ, मतलब बहुत ही एकदम आर्थिक रूप से बढ़िया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसान, जमींदार और राज्य के परस्पर संबंधों की व्याख्या करनी है। इस क्वेश्चन में मेरे को नहीं लगता आपको कुछ समझाना पड़ेगा। किसान और जमींदार और राज्य के बारे में बताना है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें थी। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। मुगल कृषि व्यवस्था 3 प्रमुख स्तंभों में मतलब थी, किसान, जमींदार, राज्य। ठीक है, उस पर आधारित थी। ठीक है, जो किसान थे, मतलब किसान के बारे में है। अब किसान कैसे रहते थे कि भूमि पर खेती करते थे, फसल का उत्पादन करते थे, लगान देते थे, इनका ये काम था। ठीक है, अब जमींदार का क्या काम था? जमींदार जो थे वो किसानों से लगान वसूलते थे, लाइक जो टैक्स था, लेने जो कर था ना, लगान था, वो ये लोग वसूलते थे। स्थानीय प्रशासन में सहयोग करते थे कि स्थानीय जो प्रशासन है वो एकदम बढ़िया बनी रहे, और राज्य और किसानों के बीच मध्यस्थता रहे, लाइक किसान और राज्य जो है उसमें एक बढ़िया कनेक्शन रहे, एक अच्छा रिलेशनशिप बना रहे। ठीक है, एंड राज्य की बात कर ले तो राज्य जो है, राज्य का काम क्या था? वो कर को एकत्रित करता था। ठीक है, आपने कई बार अकबर और जोधा अकबर में, लाइक आपने कभी सुना हो किसी राज्य, कोई पुराने कोई सीरीज वीरीज देखी हो तो उसमें आपने सुना होगा कि भंडार में धन कम है, लाइक ऐसा। ठीक है, तो ये जो कर एकत्रित करते हैं वो उसी भंडार में ही करते थे। ठीक है, जो टैक्स तो होता था वो ये लोग वसूलते थे और कानूनी व्यवस्था बनाए रखते थे। ठीक है, प्रशासन एवं सेना का संचालन करते थे ये लोग। ठीक है, तीनों के कार्य हम पढ़ चुके हैं। अब निष्कर्ष ये निकलता है कि इन तीनों के सहयोग से मुगल शासन की आर्थिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती थी। ठीक है, और सबसे ज्यादा बढ़िया रोल जो इनका होता था वो किसानों का होता था। क्यों? क्योंकि किसान लाइक आर्थिक रूप से रीढ़ की हड्डी बने हुए थे। अगर किसानी या पशुपालन या व्यापार नहीं होता, क्योंकि व्यापार का भी मूलभूत एक जो चीज थी वो एक किसानी थी। ठीक है, कृषि करना ही था। तो अगर वो चीज नहीं होती तो आई डोंट थिंक सो कि राज्य चल पाता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर होता है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। नोट डाउन करते हुए चलो, क्योंकि मैं हिस्ट्री के इस सीरीज में कोई इंपॉर्टेंट वाले वीडियोस नहीं बनाने वाली, लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले, क्योंकि पॉलिटिकल वाले में मैंने बनाए थे। तो मैंने देखा कि मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे ना, बहुत से वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ही है। और मैंने मैंने भी एग्जाम दिया और बहुत से क्वेश्चन पेपर के अलग अलग सीजन वाइज भी देखे। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे चैप्टर वाइज कराने के बाद भी अलग से आपको करवाने चाहिए। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप एक बार मुझे कमेंट कर दो, तो मैं आपके लिए बना दूंगी। ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, आपके लिए बन जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।